प्यारे बच्चों, मुद्रा और साख में हमने ऋण के बारे में पढ़ा। आज हम साख के अक्षेत्रक पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ऋण या साख के दो अक्षेत्रक हैं बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक। आइए जानते हैं ये क्या होते हैं। औपचारिक अक्षेत्रक वे हैं जो किसी संस्था के अधीन होते हैं, जैसे हमारे देश में ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन है, जबकि अनौपचारिक अक्षेत्रक किसी संस्था के अधीन नहीं होते। औपचारिक अक्षेत्रक में अनौपचारिक अक्षेत्रक की बजाय ब्याज दर कम होती है, क्योंकि इसकी गतिविधियों पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है। बच्चों, औपचारिक अक्षेत्रक में ब्याज दर निश्चित होती है, जबकि अनौपचारिक अक्षेत्रक में ब्याज दर निश्चित नहीं होती, क्योंकि उधारदाता अपनी मनमर्जी से ब्याज दर लगाता है। किसी कारणवश अगर आप ऋण समय पर भुगतान ना कर पाएं, तो औपचारिक अक्षेत्रक में कर्जदार पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाता, लेकिन अनौपचारिक अक्षेत्रक में पैसा वसूलने के लिए कई तरीकों से दबाव बनाया जाता है। औपचारिक अक्षेत्रक में शोषण नहीं होता, जबकि अनौपचारिक अक्षेत्रक में शोषण होता है। औपचारिक अक्षेत्रक में मुख्य रूप से बच्चों बैंक, सहकारी समितियां आती हैं, जबकि साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त अनौपचारिक अक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, हमने अभी देखा कि औपचारिक अक्षेत्रक की गतिविधियों पर भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी होती है। आइए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य देखते हैं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। दूसरा है बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि बैंक और समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। तीसरा है ऋण की शर्तें, जैसे समर्थक ऋण आधार, ब्याज दर, आवश्यक कागज, भुगतान के तरीके, ये सभी हमने पढ़ लिए हैं। तो इन शर्तों पर भी बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नजर रखता है। ऋण वितरण, वितरण क्या होता है बच्चों? बंटवारा। रिजर्व बैंक यह ध्यान रखता है कि बैंक केवल व्यवसायियों या व्यापारियों को ही ऋण तो नहीं दे रहा, कोई गरीब किसान, छोटे उद्योग या छोटे कर्जदार ऋण से वंचित तो नहीं रह रहे हैं। यह सारा ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली हमने देखी। नकद शेष राशि, बच्चों बैंक जमा का 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रख रहा है या नहीं, यह देखना भी भारतीय रिजर्व बैंक सुनिश्चित करता है। सहकारी समिति, बच्चों हमने औपचारिक अक्षेत्रक में बैंक और सहकारी समितियों के बारे में पढ़ा। बैंक आप समझ गए हैं कि जहां ऋण लेना आसान है, ऋण की शर्तें आसान हैं। आज हम सहकारी समिति के बारे में भी जानेंगे। सहकारी साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा पूर्वक सहयोग करते हैं, यानी अपनी इच्छा से लाभ कमाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? इसमें बच्चों कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करता। सामूहिक लाभ सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। सभी के संसाधनों को इकट्ठा करके उन संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना सहकारी समितियों का प्रमुख कार्य होता है। इसी के साथ जितना भी बचत या लाभ होता है उसे सहकारी समिति के सदस्य आपस में बांट लेते हैं। सहकारी समिति क्या होती है आप समझ गए होंगे।
बच्चों, ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत यानी ग्रामीण परिवारों में जो ऋण है वो कहाँ से मिल रहा है? देखिए, पाई चार्ट समझिए जो पीले रंग में दिखाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 33% लोग यानी हर तीसरा व्यक्ति ऋण के लिए साहूकार के पास जाता है। 25% लोग व्यावसायिक बैंक से ऋण लेते हैं और 25% लोग सहकारी समितियों या बैंकों से ऋण लेते हैं। साख के स्रोत, इसका अर्थ है बच्चों कि लोग ऋण कहाँ से ले रहे हैं। ध्यान से पाई चार्ट समझिए बच्चों। नीला रंग अनौपचारिक स्रोत को दर्शाता है और बैंगनी रंग अनौपचारिक को। देखिए, गरीब और कम संपत्ति वाले परिवार ज्यादातर अनौपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं, जबकि समृद्ध और अमीर परिवार औपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं। हमने अभी पढ़ा कि औपचारिक स्रोत से ऋण लेने में ब्याज दर कम होती है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ज्यादा क्यों जुड़े हैं, आइए जानते हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति। हमने देखा है बच्चों, हर गांव में बैंक नहीं है, जिसकी वजह से बैंक तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाती। दूसरा है ऋण की शर्तें पूरी न कर पाना। हमने समर्थक ऋण आधार देखे बच्चों, जिसमें भूमि, इमारत, गाड़ी और पशु थे। ब्याज दर, आवश्यक कागज, भुगतान के तरीके, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है बैंक से जुड़ने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में लोग ये शर्तें पूरी नहीं कर पाते। यही कारण है बच्चों जिस वजह से गांवों में गरीब और कम संपत्ति वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। स्वयं सहायता समूह, आइए जानते हैं क्या होता है। लोगों का संघ या समूह जिसमें 15 से 20 लोग होते हैं और जो अपने जीवन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी सामूहिक बचत यानी मिलकर काम करने से जो बचत हुई उससे जरूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इसे ही स्वयं सहायता समूह कहते हैं। छोटे कर्ज समूह से ही मिल जाते हैं। बच्चों, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो अपनी बचत पूंजी एकत्रित कर लेते हैं और जिस सदस्य को जरूरत होती है उसे न्यूनतम ब्याज दर पर समूह की ओर से ऋण मिल जाता है। बच्चों, ध्यान रखना है, यह न्यूनतम ब्याज दर अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय पढ़ रहे हम कि यह कम होती है। दूसरा बच्चों, जब 1-2 साल के बाद समूह नियमित रूप से बचत करने लगता है तो यह बैंक से भी ऋण लेने योग्य हो जाता है, पर यह ध्यान रखना है कि बैंक ऋण समूह को देता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसी क्षेत्र से जुड़े हैं बच्चों और 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का श्रेय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जाता है। स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य, गरीबों को संगठित रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है बच्चों स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। बैंक से ऋण मिलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपना रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित होता है। तीसरा है बच्चों शोषण से बचाना। हमने देखा कि अनौपचारिक क्षेत्र में अगर ऋण लेते हैं तो ब्याज दर ऊंची होती है और इससे शोषण ज्यादा होता है। स्वयं सहायता समूह में जो ऋण लिया जाता है उससे कर्ज जाल में फंसने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की कोशिश करता है और सामाजिक विषय पर चर्चा
जैसे स्वास्थ्य है, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक विषय पर, क्योंकि लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के सुख दुख और सामाजिक विषयों पर भी ये बातें करते हैं और समस्याओं का हल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि किस तरह से औपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर कम होती है, शोषण की संभावनाएं कम होती हैं, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हमने सहकारी समिति का अर्थ जाना, स्वयं सहायता समूह पढ़ा और उसके उद्देश्य जाने। आशा है आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।